नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इनकम टैक्स रेट्स एप्लीकेबल ऑन पर्सन्स। पर्सन इंक्लूड्स, जैसा डिस्कशन हो चुका है, लेकिन पहला पर्सन जो हमारे लिए है वो है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का थोड़ा लंबा है, इसलिए मैंने इसको अकेले में लिखा। उसके बाद बाकी डिस्कशन करेंगे फर्म और कंपनी वगैरह पे कैसे टैक्सेबिलिटी आएगी या टैक्स रेट्स उनके लिए एप्लीकेबल क्या है। तो ये मेरे ख्याल से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टैक्स रेट्स एप्लीकेबिलिटी का टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो आ जाओ सर, टैक्स रेट्स एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स। टैक्स रेट्स एप्लीकेबल जो इंडिविजुअल्स होती है, लॉ ने क्या किया? लॉ ने 3 हिस्से इंडिविजुअल्स के किए, वैसे वाले हिस्से नहीं, कैटेगरी क्या की, एज के हिसाब से। लॉ ने कहा पहले वो इंडिविजुअल जो नॉर्मल कैटेगरी में आएगा जिसकी एज 60 इयर्स से नीचे हो। तो अगर आपकी एज 60 इयर्स से नीचे है तो आप नॉर्मल पर्सन माने जाएंगे, नॉर्मल इंसान माने जाएंगे। तो आपकी जो इनकम टैक्सेबल होगी वो इस एरिया में होगी, मैं डिस्कशन करूंगा। अगर आपकी एज इज मोर देन 60 इयर्स बट लेस देन 80, लेता हूं एज जो आपकी है वो मोर देन 60 इयर्स है बट लेस देन 80 इयर्स। अगर आपकी एज 60 साल से ज्यादा और 80 साल से कम है, अगर आप इस बीच के कैटेगरी में आते हैं तो आपको बोला जाएगा इनकम टैक्स के हिसाब से सीनियर सिटीजन। और अगर आपकी एज 80 साल या 80 साल से ज्यादा है तो आपको बोला जाता है सुपर सीनियर सिटीजन। तो यहां एज क्या होनी चाहिए? एज जो आपकी है वो मोर देन इक्वल टू है 80 इयर्स। तो आप किस कैटेगरी में फॉल होंगे? सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में। नाउ लेट अस डिस्कस फर्स्ट कैटेगरी। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या है? फर्स्ट कैटेगरी की टैक्सेबिलिटी क्या है? फर्स्ट कैटेगरी टैक्सेबिलिटी ये है, तो लॉ कहता है कि आपका अगर टोटल इनकम, ख्याल रखना अभी जाके डिस्कस करके आए हैं व्हाट इज टोटल इनकम, कैसे कैलकुलेट करनी है, उस टोटल इनकम की बात कर रहा हूं। तभी मैंने यहां पे क्या लिखा? टोटल इनकम। लॉ कहता है अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख तक है अप टू 2.5 लाख तक है तो आपसे टैक्स रेट या आपसे टैक्स कितना वसूल किया जाएगा? निल, मीनस 0। आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा क्योंकि आप एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस नहीं करें। तो इसलिए 2.5 लाख तक किसी के ऊपर टैक्स नहीं लगता। इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं, तो 2.5 लाख तक इंडिविजुअल्स पे टैक्स नहीं लगता। और वो भी किन इंडिविजुअल्स की बात हो रही? सर नॉर्मल इंडिविजुअल्स। सर नॉर्मल इंडिविजुअल्स मींस हुज एज इज लेस देन 60 इयर्स। नाउ लॉ कहता है अगर आपकी नेक्स्ट जो 2.5 लाख है, एक तो ये 2.5 लाख हो गए, नेक्स्ट 2.5 लाख मींस टोटल अगर आपकी 5 लाख की इनकम है तो हम नेक्स्ट 2.5 लाख पे कितना लगाएंगे? 5%। सर क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब ये हुआ अगर फॉर एग्जांपल मेरी इनकम 5 लाख की है तो 2.5 लाख मेरे लिए माफ हो जाएगा, उस पे निल। सर जो नेक्स्ट 2.5 लाख बचे, तभी मैंने लिखा नेक्स्ट 2.5 लाख, तो नेक्स्ट 2.5 लाख पे मुझे टैक्स रेट जो आएगी एप्लीकेबल होगी वो 5% होगी। सर उसके बाद क्या कहता है लॉ? कहता है नेक्स्ट 5 लाख। सर क्या मतलब वो? ये नेक्स्ट 5 लाख कौन से वाले आ गए? नेक्स्ट 5 लाख प्रिज्यूम एग्जांपल, सर अगर मेरे पास इनकम है 10 लाख की तो 2.5 लाख पे नो टैक्स। अगला जो नेक्स्ट 2.5 लाख होंगे उस पे 5% टैक्स। सर जो 5 लाख अब बचे उन पे लगेगी ये वाली टैक्स रेट, दैट इज कॉल्ड 20%। उस पे आपको टैक्स लगेगा 20% का। लेकिन सर उसके बाद लॉ कहता है अगर अब आपके पास 10 लाख से ज्यादा इनकम है, यानी 10 लाख की टैक्सेबिलिटी हमें पता चल चुकी है, 2.5 लाख तक कुछ नहीं लगेगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट 2.5 लाख होंगे 5% लगेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट 5 लाख होंगे 20% लगेगा, उसके बाद चाहे जितनी भी इनकम हो आपकी, अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अब आपके पास 10 करोड़ हो 20 करोड़ कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आप पे जो टैक्सेबिलिटी होगी वो होगी 30%। लॉ कहता है अब 10 लाख के ऊपर जितनी भी आपकी इनकम हो हम आपको टैक्सेबल कितने परसेंट से करेंगे? 30% से 30% से। इन टैक्स रेट्स को याद रखना, यहां से ऑब्जेक्टिव बन सकता है अच्छे चांसेस है। तो 2.5 लाख तक निल, नेक्स्ट 2.5 लाख तक 5 लाख, और नेक्स्ट 5 लाख जो है 20%, और जो उससे ज्यादा यानी अब 10 लाख उसके ऊपर आपको 30% देना पड़ेगा।
उसके बाद आता है, ये तो हो गई टैक्स रेट्स वाली। उसके बाद लॉ कहता है आपको और टैक्स वसूल करता है, किस नाम से? सरचार्ज के नाम से। लेकिन सरचार्ज किसके ऊपर लगता है? सरचार्ज लगता है टैक्स के ऊपर टैक्स। सर मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, ये जो टैक्स रेट्स है ये किस पे एप्लीकेबल होती है, किस अमाउंट पे लगती है? लगती है टोटल अमाउंट पे, टोटल इनकम के अमाउंट पे। लेकिन अब जो हमारा टॉपिक है, जो सरचार्ज है, वो लगता है जो आपकी कैलकुलेशन, जो आपका टैक्स बनता हो इस इनकम पे, जो टैक्स पेएबल हो उस टैक्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल वो टैक्स आपका, फॉर एग्जाम्पल 1,30,000 बनता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो टैक्स आपको 1,30,000 बन रहा है। इस टैक्स के ऊपर लॉ क्या कहता है? इस टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगेगा, लेकिन सरचार्ज लगाने के लिए कुछ कंडीशंस है। तो लेट अस डिस्कस वो कंडीशंस एक एक करके क्या है। लॉ कहता है मैं आपसे 10% ले लूंगा, मैं आपसे सरचार्ज 10% ले लूंगा। कब 10%? अगर आपकी टोटल इनकम, अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है और अप टू कहां तक है? 1 करोड़ से कम है। 50 लाख से ज्यादा इनकम है लेकिन 1 करोड़ से कम है, तो आप पे सरचार्ज लगाया जाएगा 10%। मतलब सर ये हुआ कि आपकी जो टोटल इनकम है, हो सकता है आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ से कम है, तो सरकार तो ये टैक्सेस लेगा ही लेगा। इससे एक्स्ट्रा एक और टैक्स आएगी, दैट इज कॉल्ड सरचार्ज, जो कि आपको लगेगा 10%। उसके लिए कंडीशन क्या है? ये कंडीशन याद रखनी है। कंडीशन इज द टोटल इनकम should be more than 50 lakhs but it should be less than 1 करोड़। तो सरचार्ज की रेट लगेगी 10%। लेकिन सर अगर हमारी इनकम, अगर हमारी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है और 2 करोड़ से कम, यानी 1 करोड़ से ज्यादा और 2 करोड़ से कम, तो सरचार्ज रेट 10% के बदले लगेगी 15%। then your surcharge rate will be 15%। कब? अगर आपकी टोटल इनकम, यानी ये वाली इनकम, अगर आपकी टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ बट लेस देन 2 करोड़, ये कंडीशन है। और अगर आपकी ये कंडीशन फुलफिल होती है तो कितने परसेंट सरचार्ज लगेगा? 15%। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है? कहता है सरचार्ज हम आपको 25% सरचार्ज ले लेंगे अगर आपकी इनकम कितनी? 2 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ से कम है। यानी इफ योर इनकम इज मोर देन 2 करोड़ बट लेस देन 5 करोड़, देन द सरचार्ज रेट विल बी 25%। देन आपकी सरचार्ज रेट जो लगेगी वो लगेगी 25% की। उसके बाद लॉ कहता है, हो सकता है आपकी इनकम अगर 5 करोड़ से ज्यादा है, अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम की बात कर रहा हूं, अगर टोटल इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो हम आपको सरचार्ज लगाएंगे 37%। तो आपकी सरचार्ज की रेट जो होगी 37% होगी। सर क्या हमें ये याद रखना है या इसकी कैलकुलेशंस का क्या करेंगे, कैसे लगेगा, क्या लगेगा? तो आपके सिलेबस में कैलकुलेशंस दूर दूर तक नहीं होंगी। आपके सिलेबस में होगा, हो सकता है टैक्स रेट जो है वो क्या है ये आ सकता है। मेरी इनकम फॉर एग्जांपल इस एंगल से मेरी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ से कम है, व्हाट इज द सरचार्ज रेट एप्लीकेबल? इंडिविजुअल के केस में हो सकता है वो क्या है, 1 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ से कम है। तो आपने ये रेट्स को याद रखना पड़ेगा कि अगर आपकी 10% वाली लगेगी, 15% लगेगी, 25% या 37%। तो 37% कब लगती है? अगर आपकी 5 करोड़ से ज्यादा इनकम है, टोटल इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है, तो आपकी कौन सी वाली लगती है? आपकी जो सरचार्ज की रेट लगती है वो लगती है आपकी 37%। नाउ लेट अस डिस्कस अनदर कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल विच इज सीनियर सिटीजन। अब सीनियर सिटीजन के लिए लॉ ने कुछ एक्स्ट्रा दिया। एक्स्ट्रा क्या दिया? एग्जम्पशन लिमिट को बढ़ा दिया। लॉ ने कहा अब ये जो सीनियर सिटीजन होगा, हो सकता है इसकी कमाई कम हो। इस ऑब्जेक्टिव को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए ये कहा कि सीनियर सिटीजन, और कंडीशन याद रखना, सीनियर सिटीजन कौन सा वाला बंदा होता है? जिसकी एज 60 ईयर्स से ज्यादा हो बट 80 ईयर्स से कम हो। इसकी कंडीशन याद रखनी आपने। तो अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उस पे 3 लाख तक
टैक्स रेट जो है वो निल है। अगर कोई सीनियर सिटीजन है 3 लाख तक निल टैक्स बनेगा, जैसा हमने पढ़ा था इंडिविजुअल के केस में, नॉर्मल वालों के केस में 2.5 लाख तक निल है, 2.5 लाख के बाद टैक्स लगेगा। इनके लिए 50,000 की और एग्जम्पशन बढ़ा दी, तो कहा कि आपकी जो एग्जम्पशन लिमिट होगी वो होगी 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स, आपसे कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। उसके बाद लॉ कहता है अगर आपका नेक्स्ट हो सकता है 3 लाख नहीं, आपके 5 लाख की इनकम है, अगर 5 लाख की इनकम, 3 लाख तो वैसे ही माफ हो गई, उसके बाद बचे क्या 2 लाख। 2 लाख पे कितना सरकार टैक्स लेगा? 5% ले लेगा। सर हमारी इनकम 10 लाख है, तो 10 लाख इनकम किसके बारे में बात कर रहा हूं? सीनियर सिटीजन के बारे में। अगर सर हमारी इनकम 10 लाख है तो 2-3 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट 2 लाख होंगे उस पे 5% लगेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट 5 लाख होंगे उन पे टैक्स रेट एप्लीकेबल जो है 20% होगी। और सर अगर 10 लाख से इनकम ज्यादा है, तो 10 लाख से इनकम ज्यादा है तो 30% टैक्स रेट विल बी एप्लीकेबल। उसके बाद आपके लिए 30% की टैक्स रेट एप्लीकेबल होगी। नाउ देयर इज अ थर्ड कैटेगरी। सर क्या इन पे सरचार्ज वाला सीन लगेगा? सरचार्ज वाला सीन इज एप्लीकेबल टू ऑल द इंडिविजुअल्स, वेदर इट इज अ सीनियर सिटीजन, वेदर इट इज अ सुपर सीनियर सिटीजन और अ नॉर्मल सिटीजन। सरचार्ज सबके लिए सेम एप्लीकेबिलिटी आएगी, तो इसलिए उसका डिस्कशन मैं अब नहीं करूंगा। अभी मैं डिस्कशन किसके बारे में? सीनियर सिटीजन। अब किसके बारे में? सुपर सीनियर सिटीजन। द पर्सन हुज एज इज मोर देन 80 years, उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी? लॉ कहता है कि अब खुद सोचो, जो बंदा 80 years का होगा उसके पास हो सकता है वो काम कम कर रहा हो, उसकी इनकम बहुत कम है, तो उस पे सरकार कहती है इसकी टैक्सेस हम कम कर देते हैं। कैसे कम कर देंगे? लॉ कहता है अगर आपके पास 5 लाख की इनकम है सुपर सीनियर सिटीजन के पास, तो हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। अप टू 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो हम आपसे टैक्सेस नहीं लेंगे। दूसरी कंडीशन, नेक्स्ट 5 लाख जो है उस पे हम आपको 20% ले लेंगे। मींस अगर किसी सुपर सीनियर सिटीजन की इनकम जो है वो इनकम 10 लाख रुपए है, तो 5 लाख तक कुछ नहीं लगेगा। 5 लाख के बाद डायरेक्ट 20% रेट आएगी। 5% वाली इग्नोर कर दी, क्योंकि 5 लाख तक तो हम आपको, क्योंकि 5 लाख वाली कब आती थी? 5% वाली इनकम, 5% वाली टैक्स रेट आती थी अप टू 5 लाख। जब अप टू 5 लाख तक नीली ले रहे हैं तो जो परसेंटेज ऑफ टैक्स है उसको हटा दिया गया। उन्होंने कहा नेक्स्ट 5 लाख जो है उसके लिए हम आपको 20% डायरेक्टली ले लेंगे। और अगर सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन की इनकम इज मोर देन 10 लाख, तो एप्लीकेबिलिटी रेट जो होगी वो 30% होगी। क्या सर इनके लिए भी एप्लीकेबल होगा ये सरचार्ज वाला सीन? आंसर इज यस। सरचार्ज वाला सीन हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन इंडिविजुअल्स के लिए इसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी जो परसेंटेजेस है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। उसके बाद हम कंपनी का भी सरचार्ज होता है, एचयूएफ का भी, फर्म का भी सरचार्ज होता है, उसका डिस्कशन करेंगे तब सरचार्ज के बारे में बात करेंगे। ये सरचार्ज एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल्स पे, वेदर इंडिविजुअल इज अ नॉर्मल इंडिविजुअल, सुपर सीनियर सिटीजन और अ सीनियर सिटीजन। तो ये था डिस्कशन इसके बारे में। अब मुझे कुछ आपको एक्स्ट्रा बोलना है जो आप याद रख सकते हैं, मैं उसका बोर्ड पे नहीं लिखूंगा वो वाली बात। एक सेक्शन आता है, एक सेक्शन 87A, सेक्शन लिख लेता हूं, सेक्शन 87A। एक सेक्शन है जिसका नाम है 87A, इसको हम बोलते हैं रिबेट। आपको लॉ रिबेट दे देता है। लॉ कहता है वैसे आपकी एक्सेप्शन 2.5 लाख तक ही है, लेकिन लॉ एक सेक्शन लेके आ गया, सेक्शन का नाम है सेक्शन 87A, जो है रिबेट। लॉ कहता है अगर आपकी इनकम अप टू, ये लॉ कहता है सेक्शन 87A में, लॉ कहता है अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख है, अप टू 5 लाख है, तो हम आपको रिबेट दे देंगे। कितनी रिबेट दे देंगे? 12,500 की। सर ये 12,500 वाला सीन कैसे बना? ये 12,500 वाला सीन कैसे बना, मैं यहां पे आपको हल्का सा एक एग्जांपल दे दूं। सेक्शन 87A है जो रिबेट के बारे में बात करता है। ये क्या बोलता है? कहता है अगर किसी भी इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, ये सिर्फ एप्लीकेबल है इंडिविजुअल्स पे।
कंपनीज वगैरह हम पढ़ेंगे आगे, फर्म्स वगैरह, उसके लिए सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है. दिस सेक्शन इज ओनली एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स. हाँ, वेदर वो सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है ना नॉर्मल है. मैंने वर्ड क्या यूज किया, इंडिविजुअल. मैंने ये वर्ड यूज नहीं किया कि वो सीनियर सिटीजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. इट शुड बी एन इंडिविजुअल. तो लॉ कहता है कि अगर आपकी जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम का डिस्कशन हो चुका है, अगर आपकी टोटल इनकम अप टू, मैं कह रहा हूं आपसे अप टू 5 लाख है, तो हम आपको, आपका जो टैक्स बनता है ना, अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख है, आपका टैक्स बनता है 12,500. कैसे सर? देखो, 2.5 लाख तक नील है टैक्स रेट. सर नेक्स्ट 2.5 लाख तक कितनी लगेगी? सर नेक्स्ट 2.5 लाख पे लगेगी रेट 5%. सर ये कहां से आया? ये देखो, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% रेट. तो नेक्स्ट 2.5 लाख है हमारे पास, जब 5% रेट लगती तो इसका वैल्यू आता है 12,500 रुपए. यानी आपका टैक्स जो बनेगा नेक्स्ट 2.5 लाख पे, वो बनेगा 12,500 रुपए. तो ये 12,500 रुपए, अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख तक है, आपकी टैक्सेबिलिटी जो है, या आपका टैक्स जो बनता है वो बनता है आपका 12,500. लॉ कहता है अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है, और हम आपको क्या करेंगे, हम आपको 87A दे देंगे 12,500 का, तो फाइनली आपका जो टैक्स पेएबल होगा वो निल होगा. लेकिन ख्याल रखना, ये आपको 87A एप्लीकेबल तभी होगा अगर आपकी इनकम इज अप टू 5 लाख. सर अब बात ये हुई कि अगर सर इन्होंने कहा 5 लाख, तो फिर फायदा क्या हुआ? इनको एग्जम्पशन रखनी चाहिए थी 5 लाख से आगे. जो एग्जम्पशन लिमिट है वो 5 लाख, 2.5 लाख का वाला रखा. फिर वो आगे जाके कह रहे हैं अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है या 5 लाख तक है, हम आपको और एक डिडक्शन, हम आपको एक रिबेट दे देंगे, 87A में रिबेट दे देंगे, और वो रिबेट 12,500 की होगी, आपका टैक्स निल होगा. तो फाइनली पता ये चला 5 लाख पे आपका जो टैक्स बना वो बना निल. फाइनली वो निल बना. किस चीज की वजह से? सेक्शन 87A की वजह से. अब सर बात यहां पे ये आती है, तो फिर इन्होंने एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख से घटा के या 2.5 लाख से बढ़ा के 5 लाख क्यों नहीं की? इसकी एक कंडीशन अभी पेंडिंग है. वो कंडीशन क्या है? लॉ कहता है अप टू 5 लाख. अगर आपकी इनकम 5 लाख से 1 रुपया भी बढ़ जाती है, अगर सिर्फ 1 रुपया, यानी वो क्या हो जाता है 5,01 रुपीज, तो ये रिबेट आपको फिर नहीं मिलेगी. फिर आपको बराबर 12,500 क्या बनेगा फिर अमाउंट, वो देना पड़ेगा. तो ये कंडीशन तभी एप्लीकेबल है अगर आपकी इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख. इफ योर इनकम एक्सीड्स 5 लाख, ये सेक्शन अब इग्नोर किया जाएगा. जितना आपका टैक्स बनता है उतना आपको देना पड़ेगा. ये थी बात रिबेट के बारे में. तो रिबेट इज एप्लीकेबल ओनली टू द इंडिविजुअल्स, वेदर इट इज अ सीनियर सिटीजन, सुपर सिटीजन, डजंट मैटर. तो ये था सेक्शन 87A. नाउ लास्ट ही एक सेक्शन आया, मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन आपके साथ करता हूं. एक सेक्शन आया जिसका है 115BAC. मैं आपको हल्का सा डिस्कस उसके बारे में करता हूं क्योंकि वो इससे रिलेशन आया, लास्ट ईयर में ही आया. वो नया सेक्शन है 115BAC. ये है न्यू प्रोविजन. ये नया प्रोविजन है इनकम टैक्स का, जो ये पिछले साल में ही लेके आ गए. सेक्शन 115BAC कुछ नई टैक्स रेट्स दे देता आपको. तो लॉ आपको अलाउ कर देता. मैं पहले वो डिस्कस कर लेता हूं उसकी टैक्स रेट्स क्या है, फिर बताता हूं इन्होंने, सरकार ने इस लॉ में क्या कहा था. तो पहला लॉ कहता है इसका 115BAC का, वो कहता है अगर आपकी 2.5 लाख तक इनकम है तो हम क्या करेंगे, हम आपसे टैक्स वसूल निल करेंगे. अगर आपकी जो नेक्स्ट 2.5 लाख है तो हम आपसे वसूल 5% करेंगे. फिर नेक्स्ट 2.5 लाख जो होंगे हम आपको 10% ले लेंगे. नेक्स्ट 2.5 लाख जो होंगे हम आपसे 15% ले लेंगे. नेक्स्ट 2.5 लाख जो है हम आपसे 20% ले लेंगे. नेक्स्ट 2.5 लाख जो है हम आपसे 25% ले लेंगे. नेक्स्ट 2.5 लाख जो है हम आपसे 30% ले लेंगे. नेक्स्ट 2.5 लाख क्या, उसके बाद जितनी भी अबव इनकम होगी, अबव किससे, ये हो गया 2.5 प्लस 2.5, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, तो 15 लाख हो गया.
तो अबव 15 lakhs, अगर आपकी इनकम अबव 15 lakhs है तो फिर टैक्स रेट वापस एप्लीकेबल 30% होगी, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा इस टाइप की सीरीज नहीं है। तो ये नया सेक्शन आया, सेक्शन 115 BAC। इस सेक्शन ने कहा कि आप ये टैक्स रेट्स एप्लीकेबल कर सकते हैं, आपके लिए एप्लीकेबल है। ये नई टैक्स रिजीम लेके आ गया इनकम टैक्स। उसने कहा अगर आपके पास 2.5 लाख है हम निल ले लेंगे, आपके पास नेक्स्ट जो है 2.5 लाख उस पर 5% ले लेंगे, और नेक्स्ट 2.5 लाख पे 10%, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 15%, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 20%, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 25%, फिर उसके बाद 15 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम होगी उस पर हम 30% ले लेंगे। यानी सर अब बात है हमारे पास दो इनकम टैक्स रेट्स विल बी एप्लीकेबल ऑन इंडिविजुअल्स। पहली इनकम टैक्स रेट ये वाली हो गई, कौन सी वाली सर? इनकम टैक्स रेट क्या है? 2.5 लाख तक निल, नेक्स्ट 2.5 लाख तक 20%, नेक्स्ट फिर 5%, फिर 20%, फिर 30%। तो ये एक टैक्स रिजीम होगी, दूसरी वाली ये टैक्स रिजीम होगी। और सरकार ने आपके लिए ऑप्शन छोड़ा, आप दोनों में से किसी भी रिजीम को ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन अब कंडीशन क्या है? ये रिजीम एक्सेप्ट करोगे, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था आप क्लेम क्या कर सकते हैं? आप क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट्स क्लेम कर सकते हैं जो आपकी, दिस इज कॉल्ड ओल्ड टैक्स रिजीम। ये है ओल्ड टैक्स रिजीम, दिस इज न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम अगर आप अप्लाई करते हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम को आप अडॉप्ट करते हैं, तो जो चैप्टर 6A की डिडक्शंस है वो आप ले सकते हैं, वो एप्लीकेबल है। बट इफ यू अडॉप्ट सेक्शन 115 BAC न्यू टैक्स रिजीम, तो टैक्स रेट्स एक तो ये वाली टैक्स रेट्स एप्लीकेबल होंगी एंड और आपको इसकी डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, फिर आपको ये डिडक्शंस एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ सर अगर ये वाली टैक्स रिजीम एप्लीकेबल करते हैं तो डिडक्शन चैप्टर 6A की मिलेगी, और अगर ये वाली नई टैक्स रिजीम एप्लीकेबल कर देते हैं तो चैप्टर 6A की डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। ये था आज का टॉपिक, किसके ऊपर? टैक्स रेट्स के ऊपर, वो भी इंडिविजुअल्स के बारे में। नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हल्की एक एग्जांपल समझा देता हूं थोड़ा सा कि कैसे सीन बनता है। हम प्रिज्यूम कर लेते कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन वगैरह को छोड़ के हम नॉर्मल कोई सिटीजन है। अब इस बंदे के पास मैंने एग्जांपल क्या बनाई, मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, यानी टोटल इनकम कितनी बनेगी और टैक्स उस पर कितना देना पड़ेगा। वो मैं आपको हल्का सा आइडिया दे रहा हूं कि कैसे ये चीजें होंगी। इनकम फ्रॉम सैलरी लिखा मैंने 2 लाख रुपए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखा 3 लाख रुपए, इनकम फ्रॉम PGPP लिखा 5 लाख रुपए, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन लिखा 2 लाख रुपए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 4 लाख रुपए। सर ये कैलकुलेशंस, ये जो टोटल हमने उठा के यहां लेके आ गए, हमें टोटल से मतलब है, हमने ये कैसे निकाला अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं। मैं सिंपल कह रहा हूं मेरी सैलरी की इनकम 2 लाख आई, हाउस प्रॉपर्टी की रेंट 3 लाख आई, PGPP बिजनेस नेट प्रॉफिट जो है, बिजनेस इनकम जो है 4 लाख रुपए आई, और मेरा जो कुछ कैपिटल गेन है 2 लाख का आया, और अदर सोर्सेज से इनकम 4 लाख की आई। तो मेरे पास जो ग्रॉस टोटल इनकम अभी समझा के आया हूं, इनका सम जो है उसको हम ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं, GTI। तो GTI क्या बना? 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपीज। फिर मैंने और एक चीज ले ली, मैंने कहा लेस डिडक्शन ATC की। ये कौन सी वाली डिडक्शन होगी? चैप्टर 6A की डिडक्शन, चैप्टर 6A की डिडक्शन जो है, जो हल्का सा डिस्कस किया था ATC में अलाउड है 1.5 लाख रुपए, मैंने हल्का सा शो किया। तो सर हमारी GTI कितनी है? 15 लाख रुपए। सर जब चैप्टर 6 की डिडक्शन माइनस करूंगा, मेरा टोटल इनकम आएगा, जिसे हम टोटल इनकम कहते हैं, वो आया 13,50,000 रुपए। नाउ सर टैक्स कैसे लगेगा इस पे? टैक्स कैसे लगेगा? 2.5 लाख पे टैक्स सर निल है, अभी अभी पढ़ के आए हैं सर। नेक्स्ट 2.5 लाख पे रेट क्या है? 5% वाली, तो 5% से कितना बनेगा? 12,500 रुपए। सर फिर आपने कहा नेक्स्ट 5 लाख रुपए, नेक्स्ट 5 लाख पे कितना लगेगा? एट द रेट 20%, वो बनता है आपका 1 लाख रुपए।
और सर नेक्स्ट कितना हो गया सर 5, यहां तक तो नील था। 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख ये हो गया आपका 5 लाख और 5 लाख, इसका मतलब 10 लाख तक हम टैक्स लगा चुके हैं। फिर हमने पढ़ा था वहां पे एनी इनकम विच इज अबव द 10 लाख विल बी टैक्स रेट विल बी एप्लीकेबल 30% वाली, तो 30% वाली बैलेंस पे एप्लीकेबल होगी। मेरे पास तो सिंपल है सर 13,50,000 की टोटल इनकम है, मैं सिंपल 10 लाख पे टैक्स लगा चुका हूं, जो वहां निकलेगा वो है 354 टाइम्स 0 मल्टीप्लाइड बाई 30%। तो अब आपके यहां 30% लगेगा 3.5 लाख पे, और वो 30% आपका बनता है 1,05,000। तो टोटल जो आपकी इनकम है बनता है 2,17,500। ये आपका हो गया टैक्स। लेकिन हम इसमें एक चीज और ऐड करते हैं, वो होता है सरचार्ज। तो आएगा नहीं, सरचार्ज का डिस्कशन करता मैं, लेकिन सरचार्ज नहीं आएगा। सरचार्ज कब एप्लीकेबल है? व्हेन द टोटल इनकम इज मोर देन 50 lakhs। तो हाँ, तो 50 lakhs का सीन ही नहीं है सर, हमारे पास सिर्फ 13.5 लाख रुपए है, तो इसलिए सरचार्ज का सीन नहीं आएगा। लेकिन एक चीज जो डिस्कस करना, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, एक चीज जो हमेशा लगती है और ये किसी चीज पे बेस नहीं करती। सर क्या मतलब? ये किसी चीज पे बेस नहीं करती, क्या है ये पहले लिख लेता हूं। एजुकेशन फेस @4%। लॉ ने लगा दिया एजुकेशन सेस, यानी एक तो वो टैक्स रेट जो आपके लिए एप्लीकेबल है, एक तो वो, और ऊपर से क्या लगा दिया? एजुकेशन सेस, वो भी कितना? 4%। और ये किस पे लगता है? क्या ये सर टोटल इनकम पे लगता है? आंसर इज नो। फिर किस पे लगता है? ये टैक्स पे लगता है, जो टैक्स आपका ये वाला सीन है। कितना है सर? 2,17,500। अब हमें इस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा एजुकेशन सेस @4%। सर किस पे आएगा? 217,500 ये वाले पे मल्टीप्लाइड बाई 4%। ये आपका बनता है 8,700। तो टोटल आपका बन गया, पे जगह नहीं, मैं यहां पे बताता हूं, 2,26,200। ये आपका टैक्स पेएबल बनता है, इतना आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब सर मैंने अभी थोड़ी देर पहले एजुकेशन सेस के बारे में डिस्कशन नहीं किया था, लेकिन एजुकेशन सेस इज एप्लीकेबल 4%। सर इसके लिए कोई बेस नहीं चाहिए, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो, अगर आपको टैक्स बनता है तो एजुकेशन सेस भी बनेगा, क्योंकि इसके लिए बेस कुछ भी नहीं है, इसके लिए बेस है टैक्स। और अगर आपका कुछ टैक्स बनता है, फॉर एग्जाम्पल सर ये जो यहां पे टैक्स निकला 2,17,500, सर ये फॉर एग्जाम्पल 0 निकला, तो क्या एजुकेशन सेस भी 0 होगा? आंसर इज यस, क्योंकि एजुकेशन सेस की जो बेस है वो टैक्स पेएबल है। यहां टैक्स जो बनता है टोटल इनकम पे, वो बेस बनता है, तो यहां पे हमारे पास टैक्स पेएबल बनता है, इसलिए एजुकेशन सेस भी 4% आएगा। आपको इंपॉर्टेंटली याद रेट रखनी है, एजुकेशन सेस इज 4%। तो ये था डिस्कशन अभी इंडिविजुअल्स के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंपनीज। Now let us discuss slab rates of other persons। अभी तक हमने डिस्कशन जो था वो इंडिविजुअल के बारे में था। अब इंडिविजुअल के रिलेशन में ही कुछ और पर्सन्स हैं जिनका स्लैब रेट थोड़ा सा सेम है, इसलिए मैं उनका डिस्कशन अभी करता हूं। सर आपने जब इंडिविजुअल का डिस्कशन किया तभी इन चीजों का भी डिस्कशन करना चाहिए था। रीजन ये है कि वहां मुझे इंडिविजुअल के 3 टाइप्स बनाने थे, जैसा आप अभी पढ़ के आया, सीनियर, सुपर सीनियर सिटीजन, इसलिए मैंने सोचा पहले फुल इंडिविजुअल का डिस्कशन करता हूं, उसके बाद में बाकी डिस्कशन करता हूं। पहले मैं HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का डिस्कशन करता हूं। और मैं तो कहूं इंडिविजुअल का भी डिस्कशन हो रहा है, लेकिन कौन सा वाला? नॉर्मल वाला। मतलब सर सीनियर और सुपर सीनियर की बात अब नहीं हो रही, किसकी हो रही है? HUF, AOP, BOI या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन या इंडिविजुअल, इनकी टैक्स स्लैब रेट्स क्या है या टैक्स रेट्स इनके लिए क्या है? तो इनके लिए सरकार ने सेम वही चीज कही, 2.5 लाख तक नील, नेक्स्ट 2.5 लाख तक 5 लाख, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, जो अबाउट 10 लाख होगा, जो अबाउट 10 लाख होगा उस पे हम आपको 30% ले लेंगे।
अब सर ये तो सेम वही लग रहा है जैसे इंडिविजुअल के लिए पढ़ा था। आंसर इज यस, लेकिन कौन सा वाला इंडिविजुअल? नॉर्मल वाला। सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन की बात नहीं हो रही है। बाकी इनकी टैक्स रेट सब सेम है। सर हमने तो सरचार्ज भी पढ़ा था। यस बेटा, इनका जो सरचार्ज है विल बी सेम एज ऑफ इंडिविजुअल। जैसे हमने सरचार्ज रेट्स इंडिविजुअल के बारे में पढ़े, इनकी सरचार्ज रेट सेम होगी। मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, उसमें कोई फर्क नहीं है, वो सारे कुछ सेम है जो उनके लिए है। तो अब ये था एचयूएफ हो, एओपी हो, बीओआई हो या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एजेपी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो या इंडिविजुअल हो नॉर्मल वाला, तो उनके लिए सेम टैक्स रेट से में कोई फर्क नहीं है और इवन सरचार्ज भी सेम रहेगा। और एजुकेशन सेस तो हर किसी के लिए सेम है, उसमें कोई न्यू कंडीशंस या नई चीज नहीं है, ये सेम रहेगा। इसका मतलब सर ये तो हम पढ़ के आए, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस डिस्कस फर्म। सर वहां पे फर्म का डिस्कशन नहीं हुआ। फर्म एलएलपी। सर एलएलपी का क्या मतलब है? एलएलपी का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मैं इसका डिस्कशन हल्का सा आपको बता देता हूं, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में हल्का सा आपको आइडिया दिया था। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फर्म और एलएलपी में क्या सीन है। सर क्या फर्म और एलएलपी सेम है? आंसर इज थोड़ा थोड़ा यस, लेकिन उनमें जो पार्टनरशिप जो फर्म है, फर्म पे एप्लीकेबल होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, और ये जो एलएलपी है इसके लिए अलग एक्ट आया है, एलएलपी एक्ट। अब ये जो एलएलपी एक्ट और फर्म एक्ट है तो ये दोनों सेम। सर फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये जो फर्म थी, फर्म में क्या सीन होता है, अगर आप कोई फर्म क्रिएट करते हैं 1932 के एक्ट के हिसाब से, तो आपके लिए जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। सर अब ये अनलिमिटेड का लाइबिलिटी का क्या मतलब है? इस पे भी आपका अकाउंटिंग में ऑब्जेक्टिव बन सकता है, डिस्कस आज कर रहा हूं हल्का सा। सर अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब हुआ? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब हुआ अगर कभी बिजनेस का घाटा हुआ, बिजनेस में मसला हुआ, लाइबिलिटी ज्यादा हुई और एसेट्स कम हुए, तो उस सीन में क्या जो क्रेडिटर्स हैं, क्या जो कर्जदार है, क्या जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, वो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी में अपनी पेमेंट निकाल सकते हैं? तो आंसर इज यस। सर ऐसा क्यों? क्योंकि द वर्ड विच इज यूज्ड विद द फर्म इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, दैट मींस योर पर्सनल एसेट्स विल बी इन्वॉल्व्ड इन पेइंग द ऑब्लिगेशंस। सर अब बात आती है फिर सर ये एलएलपी वाले में सीन क्या है? ये तो फर्म वाला ही है एग्जैक्टली। एलएलपी और फर्म तकरीबन सेम है। डिटेल डिस्कशन तो कर नहीं सकता, लेकिन इनमें सबसे जो बिगेस्ट डिफरेंस है वो ये है, फर्म के लिए वही लाइबिलिटी होती है लिमिटेड, इसीलिए इस फर्म का नाम भी रखा गया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। सर फर्म नॉर्मल के लिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लेकिन एलएलपी के लिए अनलिमिटेड लिमिटेड लाइबिलिटी। सर आप इस लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब हुआ? इस लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब हुआ बेटा, अगर कल नुकसान भी हो जाता है तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं होगी, जो कि फर्म में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर फर्म में नुकसान हो जाता है तो क्या पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होगी? तो आंसर इज यस। लेकिन अगर वहीं पे आप एलएलपी बनाते हैं, आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर कल नुकसान भी हो जाता है, लाइबिलिटीज बढ़ जाती है और एसेट्स फर्म के कम हो जाते हैं, तो क्या आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होगी? आंसर इज नो। तो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड एलएलपी। नहीं तो ये तकरीबन दोनों सेम है। इसकी भी लीगल पर्सन, इसकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी है इनकम टैक्स के लिहाज से। अभी तो अब मैं डिस्कशन कर रहा था फर्म हो या एलएलपी हो, ट्रीटमेंट टैक्स का सेम दोनों के लिए है। लोकल अथॉरिटी, तीन चीजों का सेम ट्रीटमेंट, फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, इनके ऊपर जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है डायरेक्टली 30% है। सर अभी तक तो हम वो वाला डिस्कशन कर रहे थे 2.5 लाख के बाद नेक्स्ट, वो सिर्फ एप्लीकेबल है एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और मेनली इंडिविजुअल्स के लिए, और ये सिर्फ इनके लिए एप्लीकेबल है। अगर वो कोई फर्म है, एलएलपी है, लोकल अथॉरिटी है, तो इनको क्या करना पड़ेगा? इनको नेट प्रॉफिट निकालने के बाद डायरेक्टली मल्टीप्लाइड बाय 30% टैक्स रेट करनी पड़ेगी, तो उनका टैक्स डायरेक्टली बनेगा। सर क्या इन फर्म्स को जो इनका नेट प्रॉफिट आता है उस पर डायरेक्टली 30% चार्ज होगा टैक्स? आंसर इज यस।
सर उसके बाद देखा जाएगा क्या सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, उसके लिए मुझे कंडीशन देखनी है। कंडीशन क्या लिखी मैंने, सर अगर टोटल इनकम लेस देन 1 करोड़ या लेस देन इक्वल टू 1 करोड़, मींस अगर 1 करोड़ है या 1 करोड़ से कम है तो आपकी जो सरचार्ज रेट है वो है निल। इसका मतलब अगर किसी फर्म की, एलएलपी की, लोकल अथॉरिटी की टोटल इनकम इज अप टू 1 करोड़ और लेस देन 1 करोड़, तो दे डोंट हैव टू पे सरचार्ज। इफ द इनकम या इफ द टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़, एक्सीड्स वर्ड है, अगर 1 करोड़ आता है तो इस वाली कंडीशन में आएगा। तो इफ द टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ देन सरचार्ज रेट विल बी 12%, तो उनको सरचार्ज रेट 12% देना पड़ेगा। सर बात आती है एजुकेशन सेस की। मैंने पहले ही आपसे कहा कि एजुकेशन सेस हर पर्सन को देना है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो क्या इनको एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा? आंसर इज यस। तो ये क्या बात हुई फाइनल? बात ये फाइनल हुई कि सरचार्ज तब लगेगा अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, तो सरचार्ज 12% लगेगा। ये था डिस्कशन फर्म, एलएलपी और लोकल अथॉरिटी के बारे में। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द कंपनी। सर ये हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं? जनरली अभी हम कंपनीज की बात कर रहे हैं, वो वाली कंपनी जो रजिस्टर्ड होगी कंपनीज एक्ट 2013 में। सर अब बताओ, कंपनी भी 2 टाइप की होती है। कंपनी तो बहुत सारी टाइप की होती है, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैं कंपनीज एक्ट 2013 आपको नहीं पढ़ा रहा है। मैं ज्यादा लंबा डिस्कशन नहीं करूंगा, हल्का सा आइडिया दे देता हूं। सर कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के एक्ट के तहत बनती है, वो होती है 2 टाइप की। एक होता है डोमेस्टिक कंपनी, दूसरा होता है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का डिस्कशन अभी करता हूं, पहले बताता हूं डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनीज वो कंपनीज होती है जो इनकॉर्पोरेट, जो बनती है इंडिया में। किस एक्ट के तहत? कंपनीज एक्ट 1956 वाला पुराना हो गया, अब 2013 चल रहा है, तो 2013 के अंदर जो बन चुकी होंगी उनको हम कहते हैं डोमेस्टिक कंपनी। ये इनकॉर्पोरेट इंडिया में हुई होंगी। सर उसके बाद डिस्कशन करूंगा। उसके बाद आता है फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनीज कौन सी वाली कंपनीज होती हैं? फॉरेन कंपनीज आर दोज कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। सर फिर हम यहां डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? इसके लिए, इसीलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूं कि हम यहां पे डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। फॉरेन कंपनी तो फॉरेन में इनकॉर्पोरेट हुई होगी, हमारे साथ क्या रिश्ता है इसका? इंडिया में टैक्सेस क्यों लगाएंगे? इसकी फॉरेन में बनी है, दैट कंपनी इज कॉल्ड फॉरेन कंपनी। लेकिन सर हम यहां पे टैक्सेस क्यों लगाएंगे? कहता है लॉ, हम फॉरेन कंपनी उस कंपनी को कहेंगे, सिर्फ वो वाली कंपनी नहीं जिसका बाहर हो इनकॉर्पोरेशन। फिर उसके साथ और एक कंडीशन है, 2 कंडीशंस है। पहली कंडीशन है उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए, अगर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, और उस प्लेस ऑफ बिजनेस में आपकी क्या होनी चाहिए? बिजनेस एक्टिविटीज होनी चाहिए। 2 चीजें। सर फॉरेन कंपनी किसे बोलेंगे? वो कंपनी इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया हुई हो और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो। अब ये प्लेस ऑफ बिजनेस का डिस्कशन थोड़ा लंबा है, मैं हल्का सा आइडिया दे देता हूं आपको। सर प्लेस ऑफ बिजनेस क्या? क्या कंपनी अपना ब्रांच इंडिया में खोल रही है? कंपनी अपना ब्रांच खुद ब खुद इंडिया में खोल रही है, और इसका दूसरा ऑप्शन है किसी एजेंट के जरिए यहां अपना काम करा रही है। तो चाहे वो खुद हो, अपने आप यहां पे बिजनेस चला रही है, या किसी एजेंट के जरिए यहां पे बिजनेस चला रही है, दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी। या ऑनलाइन मार्केटिंग टाइप सा काम है उसका, इंडिया में चल रहा है, कंपनी यहां नहीं है लेकिन उसका ऑनलाइन बिजनेस यहां पे चल रहा है, जैसे अमेजॉन टाइप वाली चीजें होगी। अमेजॉन यूएस वाली कंपनी है, अमेजॉन यूएस में है, लेकिन उसकी बिजनेस एक्टिविटी इलेक्ट्रॉनिकली इंडिया में हो रही है, तो दैट विल बी कॉल्ड अ फॉरेन कंपनी। सर उसके बाद कहता है लॉ, दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन क्या? ये जो कंपनी है इसका एक्टिविटी जो है, बिजनेस एक्टिविटी जो वो इंडिया में होनी चाहिए। दोनों चीजें कंपल्सरली, दोनों कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी आपको। पहली कंडीशन, एक तो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए, चाहे आपका डायरेक्टली हो या किसी एजेंट के जरिए आप यहां पे कोई काम करा रहे हैं, या इलेक्ट्रॉनिकली करा रहे हैं, जैसे अमेजॉन की एग्जांपल दे दी। और दूसरा जो आपका फुलफिल कंडीशन होनी चाहिए, वो आपकी कंडीशन ये है कि आपका जो एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी, वो इंडिया में होनी चाहिए। ये कंडीशंस है टू बिकम अ फॉरेन कंपनी। सर अब बताओ एक बात, अगर कोई कंपनी है जो यूएस में है, जो फॉरेन कंट्री में है, किसी और कंट्री में है,
लेकिन उनका कोई यहां बिजनेस सेटअप नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई एजेंट नहीं, वो यहां काम नहीं करते, क्या वो फॉरेन कंपनी कहलाएगी? आंसर इज नो। क्योंकि मैं डेफिनेशन जो दे रहा हूं वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से दे रहा हूं। तो कंपनीज एक्ट 2013 ये बातें करता है, तभी जाके वो बोलता है मैं इसे फॉरेन कंपनी कहूंगा अगर वो इनकॉर्पोरेट बाहर हुई हो, यहां प्लेस ऑफ बिजनेस है और प्लेस ऑफ बिजनेस के साथ साथ बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है, तो उसे हम कहलाएंगे फॉरेन कंपनी। नाउ हमें डिस्कस करना है इनके लिए स्लैब रेट्स क्या दी। सरकार ने बोला जो डोमेस्टिक कंपनी हो, जो इनकॉर्पोरेट भी यहीं हुई हो, बिजनेस भी यहीं कर रही हो, उनके लिए टैक्स रेट क्या बोली सरकार ने? सरकार बोलती है या इनकम टैक्स बोलता है, कहता है कि अगर इफ टोटल टर्नओवर, यानी जिसे हम कहेंगे सेल्स, टर्नओवर इज इक्वल टू सेल्स, if total turnover or sales is less than equal to 400 crores, कहता है अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है जिसकी सेल है या टर्नओवर है लेस देन इक्वल टू 400 करोड़, या कोई कंपनी है जिसकी ग्रॉस रिसीट्स है अगेन वही लेस देन इक्वल टू 400 करोड़, उस पे इनकम टैक्स यानी अप टू या इक्वल टू 400 करोड़ सेल है तो उस पे इनकम टैक्स की रेट 25% लगेगी। सब अब मसला यह है कि पहले आपने कहा टोटल टर्नओवर, फिर ग्रॉस रिसीट कहा, अभी अभी जाके थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया पीजीबीपी की इनकम, उसमें मैंने डिस्कस किया पीजीबीपी की इनकम दो चीजों को कवर करती है, बिजनेस इनकम और प्रोफेशन। जब बिजनेस इनकम होती है तब आप क्या कहते हैं? टर्नओवर। तब टर्नओवर होता है, तब सेल होती है। चलो आप कोई भी बिजनेस करते हैं जिसमें ट्रेडिंग वाला बिजनेस हो, तो आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो आप आएंगे टोटल टर्नओवर में, टोटल सेल्स में। लेकिन जब आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आप तो कोई चीज सेल नहीं करते, आप सर्विस प्रोवाइडर करते हैं, तब वर्ड यूज होता है ग्रॉस रिसीट्स। तब आप नहीं कह सकते टोटल टर्नओवर कितना है मेरा, तब वर्ड यूज होता है ग्रॉस रिसीट्स। तो ये बात हो रही है किसी बिजनेस के बारे में और ये बात हो रही है किसी बिजनेस के प्रोफेशन के बारे में। तो बातें तो दोनों के लिए सेम है, चाहे प्रोफेशन हो या बिजनेस हो। अगर आपका टर्नओवर या आपकी ग्रॉस रिसीट्स लेस देन इक्वल टू 400 करोड़ है तो क्या आपके लिए इनकम टैक्स रेट जो है वो है 25%। कितना? 25। ये पॉइंट है कि सर अगर आपने कहा अगर आपका टर्नओवर है लेस देन इक्वल टू 400 करोड़ तब आपकी टैक्स रेट जो है 25% है। बट अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है तो आपकी टैक्स रेट स्लैब रेट 30% है। किसकी? मतलब सर डोमेस्टिक कंपनी की, क्योंकि हमने कहा अगर आपका टर्नओवर जो है, ग्रॉस रिसीट जो है वो लेस देन इक्वल टू 400 करोड़ है तो आपकी जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होगी वो होगी 25%। बट सर अगर हमारी इनकम अगर हमारा टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स एक्सीड करता है 400 करोड़ से तो सर कौन सी टैक्स रेट लगेगी? तो लगेगी 30% टैक्स रेट। बाकी जो है उसके बाद सरचार्ज वो मैं डिस्कस कर चुका हूं, वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इस वाले पे फर्क पड़ेगा 400 और 400 से लेस और 400 से अबव। नाउ लेट अस डिस्कस फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी का डिस्कशन मैं कर चुका हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन कंपनी एज रिटन इन द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के बाद अब डिस्कशन है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट कहता है अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो फॉरेन कंपनी के ऊपर टैक्स रेट 40% है, 40% है। तो इसका मतलब यहां पे थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन सरकार कर रही है। इनकम टैक्स लॉज डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। क्या डिस्क्रिमिनेशन है? डिस्क्रिमिनेशन यह है कि सर अगर कंपनी डोमेस्टिक है, हिंदुस्तानी कंपनी है, तो देन यू हैव टू पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30% टैक्स ऑन द टोटल इनकम। मैक्सिमम कह रहा हूं। लेकिन इफ यू आर अ फॉरेन कंपनी देन यू हैव टू पे 40% टैक्स रेट और यू हैव टू पे 40% टैक्स। अब अगर फॉरेन कंपनी है तो आपको क्या टैक्स स्लैब किस स्लैब में आते हैं? 40% की स्लैब में। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो होती है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत बनती है, उन्हें हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती, ये भी एक पर्सन बन जाता है। अब सीन है ये सर, इनके लिए सरकार ने टैक्स स्लैब कुछ डिफरेंट रखे, इसलिए मैंने इसको अलग रखा।
सरकार कहता है अगर इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज का प्रॉफिट, मैं अब वर्ड यूज कर रहा हूं प्रॉफिट क्योंकि इनके पास इनकम भी होगी एक्सपेंडिचर भी होगा, तो कहता है अगर इनका प्रॉफिट अप टू 10,000 है, अप टू 10,000 है, देन उनकी जो स्लैब रेट है 10% है। और अगर उनकी इनकम नेक्स्ट 10,000 होगी, यानी अगर उनकी 20,000 है तो 10,000 पे 10% लगेगा, नेक्स्ट 10,000 पे 20% लगेगा, और अगर उनकी इनकम अबाउट 20,000 है तो उन पे लगेगा 30% टैक्स रेट। तो इनके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए रेट थोड़ी डिफरेंट है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए इफ योर इनकम, टोटल इनकम इज 10,000 देन टैक्स रेट इज 10%, एंड नेक्स्ट 10,000 हो तो 20%। इफ अबाउट 20,000 यानी 20,000 से ज्यादा है और जितनी उससे ज्यादा है उस पे लगेगा 30%। नाउ सर, आपने डिस्कशन ही नहीं किया एक बात पे, क्या सर? वो हो गया सरचार्ज। सरचार्ज इज एप्लीकेबल सेम एज फर्म, एलएलपी और लोकल अथॉरिटी। तो इनके लिए जो ये सरचार्ज की स्लैब रेट्स है वो सेम रहेगी। कौन सी वाली? अगर आपका टर्नओवर लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़ है तो नील टैक्स रेट बनेगा, और अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा होता है तो 12%। इसका मतलब इनके बारे में हमें डिस्कस नहीं करने की जरूरत है क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कस यहां पे, तो सरचार्ज इनका सेम है, सिर्फ टैक्स स्लैब थोड़ा सा इनका डिफरेंट है। अब ये लेक्चर कंक्लूड करने से पहले एक डिस्कशन करना है। सर, अगर किसी को डाउट होता है कहीं पे भी, किसी भी लेक्चर में, जितने भी लेक्चर्स हम अपलोड करेंगे, तो हमने एक टेलीग्राम चैनल खोली है, अल अजीज कॉमर्स एकेडमी के नाम से ही है वो भी। तो आप वहां पे ज्वाइन करके आप वहां पे अपने डाउट पूछ सकते हैं। हो सकता है मैं वहीं पे जवाब दूं, या हो सकता है जो अगली लेक्चर हो, अगली लेक्चर में वो डाउट सेशन थोड़ा सा 15-20 मिनट का रख के वो डाउट्स जितने भी होंगे आपके, वो आप टेलीग्राम पे बोल के मैं यहाँ पे आपके साथ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप अल अजीज कॉमर्स एकेडमी के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।